हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक बेहतरीन क्लास सीटेट के लिए। आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं सीडीपी की, मैं सीडीपी और ईवीएस की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं आपकी, कि मैं पूरा कोर्स कराऊंगा उसको और आपको यहाँ से बहुत बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे। अगर जो भी बच्चा अंत तक बना रहा, यहाँ से आपको एक अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक अलग तरीके से आप YouTube पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते होंगे, ये जो भी चीजें हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा सा कुछ अलग करेंगे आपके लिए। हम पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, उसके बाद हम आपको क्या करेंगे, आपको उसके साथ साथ आपको पीवाईक्यूज, जितने भी एग्जाम में पीवाईक्यूज आए हैं वो सारी चीजें हम आपको देंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसी के साथ साथ आप उसके क्वेश्चंस भी लगा लीजिए। आपका कोई भी एग्जाम, चाहे सीटेट हो, चाहे मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड कहीं भी आता हो, वो आपका कवर हो जाएगा। तो 2 क्लासेस हमारे सीटीपी की हो चुकी हैं, और जो जिसमें हम लोगों ने ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ा, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा, और जो वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो आज का हमारा वीडियो होगा वो होगा, एक टॉपिक होगा और उस टॉपिक से आपको 1 से 2 नंबर 100% आपको मिलेंगे। मतलब टारगेट ओरिएंटेड है, कम से कम 20 से 25 टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, जहां से आपको पूरे सीडीपी के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो। ये आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, ये एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको हम कहते हैं डिसेबिलिटीज। क्या? डिसेबिलिटीज, जिसको हम कहते हैं विकार। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? डिसएबिलिटीज। ठीक है, या इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं विकार। तो ये टॉपिक है, ये हर एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन यहां से मिल जाता है और आपको यहां से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, जिसको हम क्या डिसेबिलिटी बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज, डिसेबिलिटी में अगर आप आएंगे तो डिसेबिलिटी कहते किसको है, डिसएबिलिटीज कहते किसको है? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि विकार कहते किसको है, बताइए। तो जैसे किसी भी व्यक्ति में, पहले इसका अर्थ समझ लीजिए। डिसेबिलिटी, किसी भी व्यक्ति में किसी भी प्रकार की कोई कमी हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे विकार। कोई भी व्यक्ति हो गया, जैसे मैं हो गया, मेरे अंदर कोई भी कमी हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे पढ़ने से संबंधित हो, चाहे चलने से संबंधित हो, ये क्या है? ये एक विकार है। मैं कहा जाऊंगा कि हाँ, मुझे ये विकार है। ठीक, ये डिसेबिलिटीज है मेरे अंदर। तो आइए इसकी परिभाषा को लिखते हैं, डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज मीनिंग। डिसेबिलिटी का अर्थ देखेंगे। किसी भी प्रकार से कोई कमी, तो इसमें क्या आएगा? जैसे एग्जाम्पल पे तौर पे लिख लीजिए, आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। चलने से संबंधित। दूसरा लिख लीजिए आप बोलने से संबंधित। तीसरा लिख लीजिए आप एक्सेट्रा लिख लीजिए। ठीक है, तो आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि विकार कहते किसके हैं। किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति में कोई कमी पाई जाती है तो उसको हम कहते हैं विकार। अब जैसे वो प्रॉब्लम हो सकती है चलने से संबंधित, ये बोलने से संबंधित हो सकती है, एक्सेट्रा। तो अर्थ, ये मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे? आगे हम पढ़ेंगे जो ये डिसेबिलिटीज था, ये जो डिसेबिलिटीज था, ये किसके द्वारा दिया गया था? ये सैमुअल क्रिक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, किसके? सैमुअल क्रिक। कब दिया गया भैया? ये 1963 में दिया गया। ठीक है, 1963 में।
तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि डिसेबिलिटी जो टर्म थी ये किसके द्वारा दिया गया या किसके द्वारा पहचाना गया, तो एक मनोवैज्ञानिक थे, कौन? सैमुअल क्रिक साहब थे। क्या? सैमुअल क्रिक साहब थे। इन्होंने 1963 में क्या दिया? इसके बारे में बताया। ठीक है, डिसेबिलिटी के बारे में बताया। अब आगे चलते हैं। अब इसकी डिसेबिलिटी की पहचान कैसे करेंगे? ठीक है, डिसेबिलिटीज की पहचान आपके मन में आ रहा होगा कि भैया डिसेबिलिटीज तो है, लेकिन डिसेबिलिटीज की को पहचानेंगे कैसे कि इसके अंदर ये विकार है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित हो सकती हैं, ये चीजों को हम कवर करेंगे। तो इसकी पहचान की बात करें, जैसे पहली चीज, मेमोरी लेवल में अंतर। दूसरी चीज, लैक ऑफ एडॉप्टनेस, मतलब समायोजन में कमी। समायोजन में कमी, या तीसरा लिख लीजिए आप, लैक ऑफ अटेंशन। लैक ऑफ अटेंशन, इसको क्या कहते हैं? अवधान में कमी। वहीं इसके आगे चौथा लिख लीजिए आप, लैक ऑफ परसेप्शन। तो हम लोग पढ़ रहे थे लैक ऑफ परसेप्शन। ठीक है, परसेप्शन में कमी। तो अब बात आती है, ठीक है, हम लोग समझ गए कि विकार किसको कहते हैं। भाई को किसी भी व्यक्ति में किसी भी प्रकार की कमियां पाई जाती हैं, चाहे वो चलने संबंधी हो, चाहे वो बोलने संबंधी हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डिसेबिलिटीज बोलते हैं। क्या? विकार बोलते हैं। वही चीज जो ये डिसेबिलिटी की पहचान है, ये किस किस जो कॉन्सेप्ट है डिसेबिलिटीज का, इसको किसने दिया था? इसको दिया था सैमुअल क्रिक ने। कब दिया था? 1963 में। आपको इतना समझ में आया कि डिसेबिलिटी होता क्या है, और ये जो डिसेबिलिटीज की पहचान किसने दी, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? सैमुअल क्रिक साहब थे, एक मनोवैज्ञानिक थे, 1963 में। अब बात आती है कि विकार को पहचाने कैसे। बच्चों के अंदर विकार है भाई, कुछ ना कुछ डिसेबिलिटीज होती हैं, और एक टीचर के नाते हमको पहचानना है कि उनके अंदर कौन सी डिसेबिलिटीज पाई जाती है। तो उसको कैसे पहचानना है, तो आइए इसको हम समझते हैं। तो देखिए, डिसेबिलिटीज की पहचान कैसे करते हैं। पहली चीज तो मेमोरी लेवल में डिफरेंस। सबकी मेमोरी एक दूसरे से अलग होती है। मेरी मेमोरी कुछ और है, आपकी मेमोरी पावर कुछ और है। तो अगर डिफरेंशिएशन इन मेमोरी है, तो इससे क्या मतलब चलता है कि जैसे किसी की बहुत लो मेमोरी है, तो कुछ ना कुछ डिसेबिलिटीज है बच्चे के अंदर। ठीक है, किसी किसी का बहुत अच्छा है, तो जरूरी नहीं है। तो इसी के बीच में जो डिफरेंशिएशन है, इसको हमें पहचानना है। इसको हम पहचान जाएंगे कि इसके बच्चे के अंदर विकार है। अब आगे की बात करें तो लैक ऑफ एडाप्टेशन, एडाप्टनेस मतलब समायोजन में कमी। आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं चीजों को। आपकी कक्षा में जो भी चीजें हैं, आप बच्चों से कोई बच्चा आप में क्लास में, सॉरी, आपकी कक्षा में कोई बच्चा ऐसा है जो लोअर कास्ट से आता है, ऐसा आता है, आप उसके साथ बैठ नहीं रहे हैं। ठीक है, लैक ऑफ एडाप्टेशन है, तो इसका मतलब आप में विकार है। वही बात करें लैक ऑफ अटेंशन, बच्चा कोई ध्यान नहीं दे रहा है, अवधान में कमी। अटेंशन कब नहीं होता? आप मेंटली हो सकता है परेशान हो, आप कुछ सोच रहे हो, या मेंटल कोई बीमारी हो, या फिजिकली कोई चीज बीमारी हो, तो ये रीजन है ऑफ लैक ऑफ अटेंशन। आप टीचर पढ़ा रहा है आपको, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो पढ़ने में। ठीक, अब लैक ऑफ परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण में कमी। इसका मतलब लैक ऑफ परसेप्शन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मैंने किसी चीज को लेके अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लिया, आपको लेके एक कॉन्सेप्ट बना लिया, परसेप्शन बना लिया कि भाई तुम ऐसे हो, तो हम आपको वैसे ही दिखेंगे। तो लैक ऑफ परसेप्शन, बिल्कुल अच्छी धारणाएं, अच्छे कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बनाइए, अच्छी चीजों के बारे में सोचना। हमेशा नेगेटिव थिंकिंग आपके दिमाग में आता है, किसी के प्रति आप नेगेटिव कॉन्सेप्ट बना लीजिए, तो आपके दिमाग में नेगेटिव कॉन्सेप्ट ही आएंगे। अब डिसेबिलिटीज की पहचान कैसे करते हैं आपको समझ में आया। अब आइए आगे चलते हैं। अब विकार का स्वरूप
या कैसा होता है। ये पढ़ते हैं। इसमें जो विकास का स्वरूप है कैसा होता है, आंतरिक होता है। ये आंतरिक हो सकता है, मतलब इंटरनल हो सकता है, ठीक है, क्या इंटरनल। वहीं आगे की बात करें, ये साइकोलॉजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, बाय बर्थ हो सकता है, बाय बर्थ हो सकता है, या बायोलॉजिकल हो सकता है, ठीक है। अब विकार तो है भाई, लेकिन विकार कैसे हो सकता है, उसका स्वरूप क्या हो सकता है। देखिए, विकास का जो स्वरूप होता है, हो सकता है आपको आंतरिक हो। आंतरिक का कहने का क्या मतलब है, आंतरिक का कहने का मतलब है कि आपको इंटरनल कोई बीमारी थी, हो सकता है आनुवंशिक कोई बीमारी हो, आपके माता पिता से, आपके पेरेंट्स से आपके अंदर कोई कमी आ गई, तो ये क्या है, एक आंतरिक बीमारी हो सकती है, एक आंतरिक डिसेबिलिटीज हो सकती है। वही इसका स्वरूप, वही या तो साइकोलॉजिकल हो सकता है, या तो साइकोलॉजिकली आप परेशान हो, मेंटली परेशान हो किसी चीज से, घर की प्रॉब्लम। तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो विकार होते हैं, डिसेबिलिटीज हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। तो इनको 4 भागों में बांटा गया है, मैंने पहले भी बताया आपको। पठन संबंधी विकार, और लेखन संबंधी विकार, और आपके वाचन संबंधी विकार, और एक होती है मेंटल डिसेबिलिटीज। कितने, 4 भागों में बांटा गया है। अब आइए बारी बारी से चीजों को डिटेल में पढ़ते हैं, जहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो पहली चलिए पठन विकार को पढ़ते हैं। पठन विकार, ठीक है, ये लर्निंग डिसेबिलिटीज है। इसको इंग्लिश में क्या करते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो इसमें पहला क्या है, डिसलेक्सिया, ठीक है। पहले क्या है, डिसलेक्सिया। इसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं। इसमें क्या होता है भैया, ये इसको हम पठन विकार बोलते हैं, ठीक है। पठन का क्या मतलब हुआ, पठन का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें लैक ऑफ फ्लुएंसी, ठीक है, पहली चीज। बच्चे में धारा प्रवाहित की कमी होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको एग्जाम्पल देता हूं कि इसमें क्या होता है, 6 को 9 पढ़ना, बी को डी पढ़ना, एम को डब्ल्यू पढ़ना, ठीक है। एम को क्या पढ़ना, डब्ल्यू पढ़ना। तो पहली जो डिसेबिलिटी है हमारी, वो क्या है, पठन से रिलेटेड। पठन मतलब लर्निंग डिसेबिलिटीज, जिसमें पठन में पहली चीज है डिसलेक्सिया। क्या, डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया ये एक पठन विकार से रिलेटेड डिसेबिलिटीज है, जिसमें क्या होता है, जिसमें धारा प्रवाह मतलब लैक ऑफ फ्लुएंसी, बच्चे के अंदर लैक ऑफ फ्लुएंसी की कमी पाई जाती है। मतलब कोई भी चीज बच्चा फ्लुएंट वे में चीजों को नहीं बोल पाता। अब इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, तो 6 को 9 पढ़ रहा है, बी को डी पढ़ रहा है, और एम को डब्ल्यू पढ़ रहा है। मतलब ये किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, तो ये है डिसलेक्सिया, ठीक है, डिसलेक्सिया है। मतलब अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कोई बच्चा एम को डब्ल्यू पढ़ रहा है, बी को डी पढ़ रहा है, तो बच्चे में किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, तो डिसलेक्सिया है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब चलिए दूसरा पढ़ते हैं। इसमें दूसरा इसमें क्या है, एलेक्सिया, ठीक है। एलेक्सिया के बारे में जान लीजिए। एलेक्सिया एलेक्सिया, ठीक है। एलेक्सिया के बारे में क्या है, एलेक्सिया के बारे में लिखिए। इसको हम बोलते हैं शब्द अंधता, ठीक है।
क्या बोलते हैं, शब्द अंधता। अब इसमें क्या होता है एलेक्सिया में, एलेक्सिया में जैसे लिखिए, इसमें शब्दों को न पहचान पाना, शब्दों को न पहचान पाना, ठीक। बी को बच्चा क्या पढ़े, डी पढ़े, ठीक है, वही चीज है। एलेक्सिया में भी वही सब चीजें होती हैं कि बच्चे को जो शब्द ही नहीं पहचान पाता, मतलब बच्चे को अगर आप बोर्ड पे कोई शब्द लिखते हैं तो बच्चे को समझ में ही नहीं आता वो क्या लिखा है। बी बी लिखा है तो डी पढ़ेगा, डी लिखा है तो बी पढ़ेगा, ठीक। तो ये शब्द को पहचानने से रिलेटेड जो डिसेबिलिटीज होती हैं इसको हम क्या कहते हैं, एलेक्सिया बोलते हैं। आपको समझ में आया एलेक्सिया। अब दूसरा है, आगे चलते हैं। एक होता है हाइपर एलेक्सिया, इसके बारे में पढ़ लीजिए। हाइपर एलेक्सिया क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर एलेक्सिया। अब इसमें क्या होता है भाई, हाइपर एलेक्सिया में क्या होता है भाई, इसमें ये होता है मेरे भाई कि शब्द सही से न दिखता, ठीक है, शब्दों का सही से न दिख पाना, ठीक, शब्दों को सही से न दिखना। अब इसमें क्या है, जैसे हाइपर एलेक्सिया में क्या होता है कि बच्चे को जो शब्द होते हैं वो सही से दिखाई ही नहीं देते, ठीक, शब्द जो हैं वो नहीं दिखाई देते। अब नहीं दिखाई देते इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी शब्द अगर आपने लिखा है तो बच्चे को हो सकता है वो शब्द बड़ा दिखे, हो सकता है वो बच्चे को छोटा दिखे, हो सकता है वो उल्टा उल्टा दिखे बच्चे को। तो ये इसमें क्या होता है कि हाइपर एलेक्सिया दिखता है बच्चे को, तो इसमें क्या होता है, इसको हम कहते हैं हाइपर एलेक्सिया। मतलब कोई भी शब्द छोटा दिखे, बड़ा दिखे, उल्टा दिखे, सीधा दिखे, इसमें बच्चे को क्या होता है, ये डिसेबिलिटी हाइपर एलेक्सिया कहलाती है। अब आगे चलते हैं। अब दूसरा है लेखन संबंधी, ठीक है, पठन विकार हम लोगों ने पढ़ लिया, दूसरा है लेखन संबंधी। लेखन संबंधी विकार, इसमें क्या आता है, पहला डिस्ग्राफिया, ठीक है, डिस्ग्राफिया इसको कहते हैं, हिंदी में लिख लीजिए डिस्ग्राफिया, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया। ये किससे रिलेटेड होता है, लेखन विकार होता है, मतलब लिखने से संबंधित होता है, ठीक है, लेखन विकार इसको कहते हैं, इसका संबंध लिखने से होता है, ठीक है, लिखने से होता है, लिखने रिलेटेड ये। इसमें क्या होता है भाई, इसमें होता है, या इसको हम चित्र संबंधित भी बोलते हैं, ठीक है, डिस्ग्राफिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया को हम लोग चित्र संबंधी भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल तो लिख लीजिए इसमें, बी को डी लिखता है, 6 को 9 लिखता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि डिस्ग्राफिया में क्या होता है, जनरली बच्चा चीजों को लिख नहीं पाता, मतलब लिखने से रिलेटेड जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो ये किस में आएगा, ये आएगा डिस्ग्राफिया में। अब डिस्ग्राफिया में क्या हुआ कि बच्चों को आपने कहा बच्चा लिखो 6, बच्चा लिख रहा है 9, क्योंकि 6 और 9 एक जैसे दिखाई देते हैं, वो उल्टा लिख दे रहा है। वहीं आपने कहा बच्चे लिखो बी, बी को वो डी लिख दे रहा है। आपने बोला एम लिखो बच्चा, बच्चा डब्ल्यू लिख दे रहा है। तो जब ऐसे प्रॉब्लम दिखाई दे, ऐसे लक्षण दिखाई दे, मतलब बच्चे को क्या है, बच्चे को है डिस्ग्राफिया। क्या है, डिस्ग्राफिया, लेखन रिलेटेड जो डिसेबिलिटीज, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहां तक समझ में आया। आगे चलते हैं, एग्राफिया होता है एक, एग्राफिया बोलते हैं जिसको हम, लिख लीजिए अंग्रेजी में भी अग्राफिया। इसमें क्या होता है भाई, इसमें होता है जो दूसरी भाषा के शब्द होते हैं
दूसरी भाषा के शब्दों को बच्चा नहीं लिख पाता। इसमें क्या होता है, अग्राफिया में क्या होता है, अग्राफिया में ये होता है कि जो बच्चा है दूसरी भाषा के शब्द, जैसे उर्दू भाषा के शब्द हो गए, कुछ अरबी भाषा के शब्द बीच बीच में आ जाते हैं, कुछ इंग्लिश के शब्द आ जाते हैं, तो बच्चा जिस भाषा को पढ़ता रहता है बस उसी को लिख पाता है, दूसरी भाषा को नहीं लिख पाता है। तो ये किस प्रकार की रिलेटेड डिसेबिलिटीज हो गई, ये हो गई क्या क्या हो गई, डिस्ग्राफिया। इसको हम क्या कहेंगे, अग्राफिया कहेंगे। ठीक है, इसको हम अग्राफिया कहेंगे। यहां तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं। अब एक पढ़ते हैं डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, डिस्प्रैक्सिया, इसमें क्या होता है, चित्रकला से संबंधित होता है। ये चित्र कला से संबंधित, इसमें चित्रकला से संबंधित विकार है ये। इसमें बच्चे को ओवरलैपिंग इश्यूज आती हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग करता है बच्चा, क्या ओवरलैपिंग इश्यूज बच्चे को आती है। अब इसके क्या मतलब हुआ कि ओवरलैपिंग इशू, ये क्या है, लिखा है डिस्प्रैक्सिया। इसमें चित्रलेखा, इसको चित्रलेखन संबंधी विकार बोलते हैं। कहीं भी दिखे कि चित्रलेखन संबंधी विकार बच्चे को है तो आप वहां पे टिक कर दीजिएगा। क्या टिक करिएगा, डिस्प्रैक्सिया करिएगा। अब ओवरलैपिंग इश्यूज का मतलब क्या हुआ कि इसमें इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि जो बच्चा है आप उसको स्टेप छोड़ छोड़ के लिखता है। जैसे लिखने का एक क्रम होता है। जैसे मैंने कहा कि बच्चा या अमन घर जाता है, तो अमन जाता है घर ऐसे लिख देगा। भाई एक सीक्वेंस होता है ना, रूल्स होते हैं, तो रूल्स के हिसाब से बच्चा नहीं लिख पाता। अमन है जाता घर ऐसे लिख देगा। तो इसमें क्या आएगा, इसमें ये ओवरलैपिंग इश्यूज होती हैं कि बच्चे को आपने कहा लिखो ए, मतलब ए लिखता है, फिर उसके बाद बी को छोड़ के सी लिखता है, सी को छोड़ के डी, सी के बाद डी आता है तो वो ई लिख देता है। तो ये सारी डिसेबिलिटीज किस में आती हैं, ये आपकी आती हैं डिस्प्रैक्सिया में। ठीक है, यहां तक समझ में आया। बच्चा चीजों को मिक्स करके उल्टा सीधा इसमें लिखता है। आगे चलते हैं। एक होता है एप्रैक्सिया। ठीक है, अप्रॉक्सिया, एप्रैक्सिया बोलते हैं इसको। अप्रैक्सिया, इसमें क्या होता है, अप्रैक्सिया में क्या होता है, इसमें ये चलने संबंधी विकार होता है। ठीक है, क्या चलने संबंधी विकार। अब चलने संबंधी विकार का क्या मतलब हुआ कि इसमें ये चलने संबंधी विकार का क्या मतलब हुआ, इसमें बच्चा प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। मन में सोचता कुछ और है, लिखता कुछ और है। मतलब आपके दिमाग में जो चीजें आ रही हैं उसको सही से आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, या मतलब उसको लिख नहीं पा रहे हैं, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, आप प्रॉपरली चल नहीं पा रहे हैं, हाथ और पैर का कोऑर्डिनेशन नहीं सही हो चल पा रहे हैं, आप लड़खड़ा रहे हैं। तो ये किससे, चलने संबंधी विकार हो गया। तो चलने संबंधी विकार या तालमेल ना बैठा पाना, ऐसे जहां भी शब्द का यूज हो तो वहां पे बच्चों को किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, अप्रैक्सिया है। क्या, अप्रैक्सिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब एक है डिसकैलकुलिया। ठीक है, डिसकैलकुलिया, इसका मतलब ये क्या है, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। डिसकैलकुलिया, इसका मतलब क्या हुआ भैया, ये गणित संबंधी विकार है। ठीक है, पहली चीज गणित संबंधी विकार है। इसमें क्या आता है, इसमें आएगा मतलब कैलकुलेशन रिलेटेड इश्यूज इसमें आते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं कर पाता बच्चा। अब डिस्कैलकुलिया क्या होता है, जैसा कि बोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहली चीज ये मैथमेटिकल रिलेटेड डिसेबिलिटीज हैं, मतलब गणित से संबंधित डिसेबिलिटी है, जिसमें क्या होता है कि बच्चे को कैलकुलेशन प्रॉब्लम आती है, बच्चा कैलकुलेट नहीं कर पाता चीजों को। ठीक है, बच्चा चीजों को क्या नहीं कर पाता, कैलकुलेट नहीं कर पाता। तो अगर ये पूछे कि बच्चे को गणितीय कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है तो ये कौन प्रकार की डिसेबिलिटी है, तो ये एक प्रकार की क्या है, डिस्कैलकुलिया, इसको हम कहेंगे डिस्कैलकुलिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, एक होता है लेक्सिकल, इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, लेक्सिकल
इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, बच्चा मैथमेटिक्स के लैंग्वेज को नहीं समझ पाता, वो नहीं समझ पाता। भाई एक लेक्सिकल बीमारी है, डिसेबिलिटी है लेक्सिकल। इसमें क्या होता है, जो गणित की भाषा है, ठीक है, जैसे जोड़ है, घटाना है, थियरम है, ये सब वर्ड्स को बच्चा क्या करता है, बच्चा नहीं समझ पाता। तो गणित की भाषा की जो भाषा है, जब बच्चा उसको ना समझ पाए तो ये किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, इसको हम कहते हैं लेक्सिकल। क्या बोलते हैं, लेक्सिकल। अब आगे आगे देखते हैं। एक होता है प्रैक्टोजेनिक, ठीक है, प्रैक्टो प्रैक्टोगोनेटिक, हिंदी में लिख लीजिए, प्रैक्टोगोनेटिक। इसको क्या बोलते हैं, प्रैक्टोगोनेटिक बोलते हैं। इसमें क्या है, चीजों को कंपेयर नहीं कर पाते, ठीक है। चीजों को कंपेयर नहीं कर पाते। जैसे एग्जांपल मैथ या साइंस के कॉन्सेप्ट, ठीक है, मैथ या साइंस। तो प्रैक्टोजेनिक जो होता है भाई, इसमें सीधी सी बात है कि जो कंपैरिजन नहीं कर पाते, दो चीजों में तुलना नहीं कर पाते बच्चे। जब ऐसी चीजें आए कि कोई दो कॉन्सेप्ट है, उसके बीच में, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो चाहे साइंस का हो, इन दोनों सब्जेक्ट के बीच में बच्चा कंपैरिजन नहीं कर पा रहा है या कोई कॉन्सेप्ट के बीच में तुलना नहीं कर पा रहा है, तो ये किस प्रकार की डिसेबिलिटीज है, इसको हम कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम प्रैक्टोजेनेटिक बोलते हैं, ठीक है, प्रैक्टोगोनेटिक बोलते हैं। यहां तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं। अब तीसरा है वाचन संबंधी, ठीक है, वाचन संबंधी है। इसमें क्या आता है, पहला है अफेजिया। अफेजिया है या इसको अफेजिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है भाई, इसमें बोला हुआ ना समझ पाना, बोला हुआ ना समझ आना। दूसरा इसी में है, इसको साथ साथ समझिए, डिसअफेजिया। डिसअफेजिया डिसअफेजिया, इसमें क्या होता है, बोला हुआ समझ आ जाना, लेकिन उसको प्रेजेंट नहीं कर पाना। समझा हुआ प्रेजेंट नहीं कर पाना। देखिए, वाचन संबंधी दो मतलब, वाचन का मतलब होता है बोलना, ठीक है, बोलने से संबंधित जो भी डिसेबिलिटीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, वाचन, वाचन संबंधी डिसेबिलिटीज। इसमें क्या होता है, अफेजिया होता है और क्या होता है, दो होता है, ठीक है, अफेजिया होता है और डिसअफेजिया होता है। अफेजिया में क्या होता है कि जो कुछ भी हम, जैसे आपको कुछ समझा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को आप कोई बातचीत प्रेजेंट कर रहे हैं उसके सामने, तो उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे को अफेजिया डिसेबिलिटी है। वही बात करें, दूसरा होता है डिसअफेजिया। इसमें क्या होता है, बच्चा जो बोला हुआ, जैसे मैंने जो कुछ भी बोला आपके सामने, आप समझ तो जाते हैं, लेकिन जो समझा आपने वो आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो ये किस टाइप की बीमारी है या किस टाइप की डिसेबिलिटीज है, इसको हम बोलते हैं डिसअफेजिया। यहां तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं। एक होता है डिस्मॉर्फिया। क्या डिस्मॉर्फिया होता है, डिस्मॉर्फिया होता है। इसमें क्या होता है, शेप का
अलग अलग दिखाई देना। ठीक है, इसमें क्या होता है भैया, ये है क्या, डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया में क्या होता है, कोई भी आकृति, कोई भी शेप है, वो बच्चे को क्या अलग अलग दिखाई देती है। ठीक है, एक ही शेप बच्चे को अलग अलग दिखाई दे, तो ये क्या है, डिसमॉर्फिया है। ठीक है, इतना समझिएगा कि एक ही शेप, एक ही आकृति बच्चे को अलग अलग प्रकार की दिखाई दे रही है, तो ये कौन सी डिसेबिलिटी है, ये है डिसमॉर्फिया। अब आगे चलते हैं। डिमेशिया एक है, डिमेशिया, इसको हम क्या बोलते हैं, डिमेशिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे की रीजनिंग एबिलिटी, क्या, बच्चे की रीजनिंग एबिलिटी या सोचने समझने की सोचने समझने की शक्ति या क्षमता का खत्म हो जाना। देखिए, डिस्मार्फिया में क्या होता है, बच्चे को एक ही शेप अलग अलग प्रकार की दिखाई देती है, लेकिन एक होता है डिमेशिया, इसको क्या बोलते हैं, डिमेशिया बोलते हैं हम लोग। ठीक है, डिमेशिया, इसमें क्या होता है, बच्चे की जो रीजनिंग एबिलिटी होती है, बच्चे की जो तर्क करने की तर्क शक्ति, उसकी चिंतन शक्ति, उसके सोचने और समझने की क्षमता जो होती है, वो खत्म हो जाती है, वो एंड हो जाती है। तो ये किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, ये डिमेशिया, इसको हम डिमेशिया कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो रीजनिंग एबिलिटी है, जो सोचने की शक्ति है, सोचने की क्षमता है, बच्चे की तर्क करने की क्षमता है, बच्चे की चिंतन करने की क्षमता है, वो बच्चे की खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसमें कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डिमेशिया कहते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं, कुछ डेवलपमेंटल रिलेटेड डिसेबिलिटी है, हमारे विकासात्मक संबंधी विकार हैं, आइए उसको पढ़ते हैं। जैसे ऑटिज्म हो गया, एडीएचडी हो गया, सैड हो गया, ये सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। यहां से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं बार बार कह रहा हूं, जिस भाई बहन ने यहां से इस क्वेश्चन को देख लिया, यहां से आपका कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये क्या है, डेवलपमेंटल सॉरी डेवलपमेंटल रिलेटेड डिसेबिलिटी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक होता है ऑटिज्म। ठीक है, ऑटिज्म, ऑटिज्म जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वालीनता बोलते हैं हिंदी में। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें क्या होता है, बच्चे दुनिया से अलग रहते हैं, अलग रहना। दूसरा है इसमें किसी से बोलना पसंद नहीं, किसी से बोलना पसंद नहीं। और इसमें क्या आता है, अपने आप में मस्त रहना, अपने आप में रहना, उदासीन होना रहना, चुपचाप रहना। ठीक, इसमें क्या आते हैं भाई, ऑटिज्म। ऑटिज्म एक प्रकार की डेवलपमेंटल, मतलब विकासात, आपके विकास से संबंधित विकार है एक ऑटिज्म, इसको जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, स्वलीनता बोलते हैं। इसमें क्या होता है मेरे भाई बहन, इसमें ये होता है कि जो बच्चा होता है, ये दुनिया से अलग रहता है, मतलब उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, वो अपने में ही रहता है, अकेले रहता है, उदास रहता है, हमेशा डिप्रेस्ड प्रकार का चाइल्ड होता है ये। और वहीं बात करें तो ये अपने आप में रहता है और बहुत चुपचाप रहता है, बहुत चुपचाप रहता है। ठीक है, एकदम हमेशा शांत सा रहेगा, डिप्रेस सा दिखेगा। तो ये किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, इसको हम कहते हैं ऑटिज्म। आगे चलते हैं। एक होता है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, अधिक खाना खाने की आदत, अधिक खाना खाने की
आदत। वही बात करें, एक और है एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक, नर्वोसा, इसमें क्या होता है, भोजन की इच्छा को दबाना। और एक क्या होता है, चलिए अभी पहले इसको पढ़ते हैं। दो और होते हैं, आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा, बुलिमिया नर्वोसा। क्या, बुलिमिया नर्वोसा। इसमें क्या होता है कि कोई भी बच्चा होता है वो ठूस ठूस के खाने की आदत हो जाती है, मतलब इंसानों की तरह नहीं, थोड़ा सा राक्षसों की तरह खाते हैं इसमें लोग। मतलब उसको बुलिमिया नर्वोसा भी नामक भी डिसेबिलिटी रहती है। जैसे हम नॉर्मल इंसान 5-10 रोटी खाते हैं, वो खाएगा 25-30 रोटी। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहना एक्स्ट्रा, वो नॉर्मल वाला नहीं, एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है वो। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम बुलिमिया नर्वोसा बोलते हैं। इसमें क्या होती है कि अत्यधिक खाना खाने की आदत रहती है आपको, ठीक है। वहीं दूसरा कॉन्सेप्ट होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसमें क्या होता है, ठीक उसके अपोजिट होता है, बहुत कम खाने की आदत होती है इसमें। मतलब आपको भूख लगी है, आपको भोजन करने का मन है, लेकिन आपकी इच्छा ही नहीं है खाने की, मतलब आपका मन ही नहीं करता अंदर से कि खाऊं कुछ, भूख लगी है तो भी नहीं खाना है। तो इसको हम कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा बोलते हैं, ठीक। यहां तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट और बचे हैं थोड़े मोड़े, वो हमारे उसके बाद खत्म हो जाएगा ये वीडियो। अब एक होता है SAD, इसको हम क्या बोलते हैं, सेपरेशन सेपरेशन एनेक्सिटी डिसऑर्डर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेपरेशन एनेक्सिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा डरा हुआ लगता है, ठीक है, बच्चा डरा हुआ रहता है। ये देखिए सैड क्या होता है, SAD, सेपरेशन एनेक्सिटी डिसऑर्डर। सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यही सब क्वेश्चन आ रहे हैं, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, ये सब अब नहीं क्वेश्चन, ये सब आते, ठीक, इसलिए मैंने सबको इंक्लूड किया है। इसमें क्या होता है, सैड SAD, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेपरेशन एनेक्सिटी डिसऑर्डर। मतलब किसी चीज को आपसे अलग कर दिया जाए, तो सेपरेट कर दिया जाए, तो आपको एनेक्सिटी आने लगती है, आप घबराने लगते हैं, आप डरे हुए लगते हैं। तो ये किस प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं, इसको हम कहते हैं सेपरेशन एनेक्सिटी डिसऑर्डर। जैसे एग्जांपल समझिए, इसमें क्या होता है कि बच्चा हमेशा इतना डरा हुआ रहता है कि अगर वो अपने माँ से हमेशा चिपका हुआ रहता है, क्यों, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी माँ है जो वो छोड़ के हमें चली जाएगी, तो इसीलिए बच्चा अपनी माँ से हमेशा लिपटा हुआ, हमेशा चिपका हुआ रहता है। यहाँ तक समझ में आया? इसको हम कहते हैं सेपरेशन एनेक्सिटी डिसऑर्डर। हम आगे चलते हैं, एक है ADHD, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको अटेंशन डेफिसिट अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इसमें लिख लीजिए, किसी भी चीज पर, किसी भी चीज पर ध्यान का केंद्रित न होना। ठीक, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, ठीक है, ये भी ADHD KVS में भी पूछा है, कई सारे एग्जाम में पूछे हैं आपके ADHD से रिलेटेड। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो किसी भी चीज पर अपना ध्यान केंद्र नहीं कर पाता। आप कोई भी दे दीजिए, वो ऐसा लगेगा कि ये समझना ही नहीं चाहता, मन हमेशा गिराया हुआ रहेगा, मन उसका बहुत ऐसा रहेगा, डिप्रेस्ड है, मतलब वो कुछ चीज़ समझना ही नहीं चाहता। मतलब जब एक भी चीज़ पे आपका फोकस न कर पाएँ, आप किसी भी एक्टिविटीज़ पे आप फोकस न कर पाएँ, तो ये किस बीमारी के लक्षण है, कौन सी प्रकार की डिसेबिलिटी है, इसको हम कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD। मतलब कोई भी चीज़ हुई, आप इंतजार नहीं कर पाते, नहीं मुझे तुरंत चाहिए,
बहुत हाइपर हो जाना, ये सारी चीजें किसमें आएंगी? हाइपर ADHD मतलब अटेंशन हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है, क्या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इसमें आएगा। अब आगे चलते हैं। एक होता है समझ लीजिए डिस्थीमिया, ठीक है, क्या डिस्थीमिया, इसमें क्या होता है? शरीर से संबंधी विकार, ठीक है, शारीरिक संबंधी विकार। अब इसमें क्या होता है? थीमिया का मतलब ही होता है, थीमिया का मतलब क्या होता है? थीमिया का मतलब होता है एनीमिया, ठीक है, एनीमिया। और वही बात करें, एनीमिया में क्या होता है? खून की कमी, खून की कमी। और वहीं आगे की बात करें, शरीर में कमजोरी, इसकी वजह से क्या आती है? शरीर में कमजोरी, शरीर में कमजोरी। इसकी वजह से क्या होता है? डिस्थीमिया, डिस्थीमिया का मतलब होता है शारीरिक संबंधी विकार। इसमें क्या होता है? थीमिया का मतलब ही होता है एनीमिया। एनीमिया में क्या बीमारी होती है? हमको खून की कमी होने लगती है, और जब खून की कमी होने लगती है तो हम शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो जाते हैं। तो ये क्या है? इसको हम कहते हैं डिस्थीमिया, ठीक है, यहां तक समझ में आया? हम आगे चलते हैं। ठीक, तो इस हिसाब से हम लोगों ने पढ़ लिया सारे कॉन्सेप्ट जो कि डिसेबिलिटी से रिलेटेड थे, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये सारी चीजें थी। बाकी आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। ऐसा वीडियो आप लोगों ने मतलब यहाँ से आपके कोई एग्जाम में, किसी भी एग्जाम, सी टेट हो गया आपका, KVS हो गया, DSSS में, MP टेट, C टेट, आपका S टेट, सब में एक क्वेश्चन जरूर न जरूर आता ही आता है। तो यहाँ से आपके 1 से 2 नंबर पक्के हो गए। अब इसके हम करेंगे लगभग 40 से 50 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ से आपके डाउट और क्लियर हो जाएंगे। पहले आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को पढ़ा, अब जल्दी चलते हैं क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल। तो चलिए, हम लोगों ने पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, चाहे सीटेट पेपर 1 हो, चाहे सीटेट पेपर 2 हो, या किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए, लेवल 1 के जो पहले पूरे क्वेश्चंस पूछे गए, आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन है, अ चाइल्ड इज फेसिंग रेगुलर डिफिकल्टी इन राइटिंग। देखिए, वो बच्चा जो है वो किसमें? लिखने में निरंतर कठिनाई का सामना कर रहा है, और वो क्या कर रहा है? वो उस अक्षर बनाने और शब्दों के बीच में अंतराल करने में चुनौती महसूस कर रही है। मतलब इन फॉर्मेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड स्पेसिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है, शब्दों को बीच में स्पेस देने में और अल्फाबेट्स के क्या अक्षर बनाने में क्या उसको प्रॉब्लम आ रही है। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हिंट टुवर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को समझिए पहले, कि एक बच्चा है, लिखने में लगातार कठिनाई महसूस कर रहा है, और जो अक्षर बनते हैं, जो हम लोग वर्ड अक्षर बनाने में, और जो शब्दों के बीच स्पेस होते हैं, ठीक है, सटा के लिखते हैं, एक लोग होता है स्पेस दे के लिखते हैं, तो सटा के लिख रहा है, वो अंतराल नहीं कर पा रहा है शब्दों के बीच में। यह लक्षण किस पर या किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है? बताइए, आज ही मैंने पढ़ाया है अभी, बताइए जल्दी से। पहला है डिसलेक्सिया, दूसरा है डिस्ग्राफिया, तीसरा है डिस्कैल्कुलिया, डी है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बताओ मेरे लाल जल्दी से, मैंने पढ़ाया है, पढ़ाया अभी, बताओ जल्दी से, बताइए पहले का राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर पहले का क्या हो जाएगा? पहले का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या? डिस्ग्राफिया इसको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे को किसमें कठिनाई का सामना पड़ रहा है? राइटिंग में, ठीक है, लिखने में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, टू सपोर्ट, तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि टू सपोर्ट इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग डिसकैल्कुलिया इट इज इंपॉर्टेंट टू, मतलब गुरज वैकल्य से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। मतलब कोई बच्चा है जो डिसकैल्कुलिया से क्या ग्रसित है, या डिसकैल्कुलिया का प्रॉब्लम से झेल रहा है उसको, तो बताइए उसके लिए क्या है, क्या महत्वपूर्ण है, बताइए जल्दी से।
बताइए। पहला है सेट स्ट्रिक्ट टाइम कंस्ट्रेंट टू फिनिश टास्क, मतलब कार्य पूरा करने के लिए उसको सख्त समय बाध्यता है, मतलब उसके लिए एक टाइम सेट लिमिट कर देंगे, किसी निश्चित समय में आपको करना है। बी कह रहा है कि प्रोवाइड विजुअल सर्कुलेटर्स एंड मैथ एप्स टू स्टूडेंट्स, मतलब बच्चे को दृश्य आधारित परिकलम, मतलब कैलकुलेटर जिसमें दिखता हो बच्चे को, वो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और सी कह रहा है इंक्लूड एडिशनल कंटेंट टू ओवरशैडो रेलेवेंट इन टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, मतलब सी कह रहा है कि पाठ्यांश में मौजूद प्रसंगोचित जानकारी का निष्कर्ष ढकने करने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ देना। भाई दिख रहे हैं हिंदी कितनी टफ पूछता है सीटेट की। सीटेट की जो लैंग्वेज है बहुत टफ होती है। मतलब सी क्या कह रहा है, डी क्या कह रहा है, यूज ओनली स्टैंडर्डाइज वेज फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग, विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, जो मतलब स्टैंडर्डाइज्ड है, जो बेसिक चीजें हैं उसी का इस्तेमाल करेंगे। बताइए जल्दी से। मतलब ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि जो बच्चा है वो डिस्कैलकुलिया से जूझ रहा है, ठीक है। बाकी जो छात्र हैं उनमें मतलब समावेशन हेतु आप क्या करेंगे बताइए। उसको एक लिमिटेड टाइम दे देंगे कि इसमें करो आप, और दूसरा है दृश्य आधारित कैलकुलेटर उसको दे देंगे, और गणित संबंधी जो रिलेटेड चीजें हैं, गणित संबंधित क्या है वो आप एप्स प्रोवाइड कर देंगे उसको। बताइए जल्दी से। सेकंड का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बी मतलब प्रोवाइड विजुअल कैलकुलेटर्स एंड मैथ एप्स टू स्टूडेंट, मतलब बच्चे को क्या एक दृश्य आधारित, मतलब जिसमें दिखे कैलकुलेटर प्रोवाइड कर देंगे और गणित संबंधी ऐप प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है टू सपोर्ट इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग डिसकैलकुलिया इट इज इंपॉर्टेंट टू, सेम वही क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है, ठीक है, सेम वही क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। बताइए। एक बच्चा है जो उसी से रिपीट, मतलब देखिए क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है, मतलब डिस्कैलकुलिया से जूझ रहा है, और आप उसके लिए क्या करेंगे। तो इसका राइट आंसर थर्ड का भी आपका बी ही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ठीक, बी हो जाएगा। विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकलम, कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध कराना। चलिए चौथे पे चलते हैं। Which of the following is correctly matched pair of appropriate accommodation strategy for inclusion of students with specified disability, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। बताइए। मतलब इसमें दिया है कौन सा सही है, ये आपको दिखाना है। डिस्कैलकुलिया, जो डिस्कैलकुलिया है ये किससे रिलेटेड है, डिस्कैलकुलिया है ये है आपका प्रोविजन ऑफ कैलकुलेटर, उसको कैलकुलेटर प्रोवाइड कर देंगे। डिसलेक्सिया असाइनिंग लेंथी रिटन असाइनमेंट, उसको लंबे लंबे लिखित कार्य सौंप दीजिए उसको। और सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है हेयरिंग इम्पेयरमेंट, मतलब हेयरिंग इम्पेयरमेंट मतलब गिविंग ऑडियो टेप्स दे देंगे उसको, उसको सुनने की अगर दोष है तो आप ऑडियो से रिलेटेड चीजें दे देंगे। और डी क्या कह रहा है, विजुअल इम्पेयरमेंट, मतलब अगर बच्चा देख नहीं पा रहा है, दृश्य हानि है, तो चित्रों वाली बुक दे देंगे आप उसको। बताइए इसमें से क्या करेंगे, क्या सही है। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। डिस्कैलकुलिया में आप प्रोविजन ऑफ कैलकुलेटर, बच्चे को कैलकुलेटर दे देंगे, ठीक है, कैलकुलेटर का प्रावधान करेंगे। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। अ स्टूडेंट एक्सपीरियंसिंग लर्न हेल्पलेसनेस इज लाइकली टू, मतलब एक बच्चा है जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है, मतलब क्या वो सीखने में कोई चीज मतलब कठिनाई उसको हो रही है, तो आप क्या करेंगे। सो एंथुसियाज्म इन लर्निंग, सीखने में बेहद उत्साह दिखाएंगे उसको। बी फोकस ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देंगे। और सी क्या कर रहा है, सी कह रहा है फोकस ऑन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच गोल्स, महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देंगे। और डी क्या कह रहा है, डी 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 कह रहा है कि शैक्षिक गतिविधियों में अलगाव रखेंगे। बताइए जल्दी से, बताइए फिफ्थ का राइट आंसर। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। क्या डी हो जाएगा। डी क्या कह रहा है कि विथड्रॉ फ्रॉम लर्निंग एक्टिविटीज, एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है उसको क्या कर देंगे, उसको हम डी शैक्षिक गतिविधियों में अलगाव रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए डिसलेक्सिया इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ डिफिकल्टी इन, डिसलेक्सिया है आपके, आपको देखिए कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, यहाँ पे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए।
जो डिसलेक्सिया है ये एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी इन, मतलब ये डिसलेक्सिया की वजह से कौन सी प्रॉब्लम आती है बताइए? रीडिंग, सिंगिंग, थिंकिंग, वॉकिंग, पढ़ना, गायन, सोचना, चलना। बताइए छठवां का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा रीडिंग। डिसलेक्सिया इज रिलेटेड टू रीडिंग। सातवां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल बी इफेक्टिव इन इंश्योरिंग इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज। बताइए मतलब एक बच्चा है, कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों को समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा? इनमें से कौन सी प्रैक्टिस है जो इफेक्टिव होगी क्या इंश्योर करने में? इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज, उनको समावेशन करने के लिए, ऐसे बच्चे जो डिसेबल हैं उनको एक साथ समावेश कर सके, मतलब इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट। ठीक है बताओ। अलो ओनली फिक्स्ड मोड ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति के लिए केवल एक निश्चित विद्या की अनुमति देंगे। बी एट्रीब्यूट फेलर टू लैक ऑफ एबिलिटी। सी गिव वेरी लॉन्ग एंड फ्रिक्वेंट असाइनमेंट्स, बहुत लंबे और बारंबार कार्य दे देंगे रिपीट करके। डी प्रोवाइड सेवरल अल्टरनेटिव्स फॉर रिसीविंग इंफॉर्मेशन। बताओ बताइए जल्दी से। सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करेंगे। बताइए सातवां का। बिल्कुल सातवें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी प्रोवाइड सेवरल अल्टरनेटिव्स फॉर रिसीविंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, आठवें पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग learning disability impacts the ability to hand eye coordination, बैलेंस एंड मैनुअल डेक्सिलिटी। बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है? ये भी मैंने पढ़ाया, अभी कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा भाई। डिस्कल्कुलिया हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, डाइफेजिया हो गया या डिस्प्रैक्सिया हो गया? बताइए जल्दी से। डिस्फेजिया हो गया या डिस्प्रैक्सिया हो गया? बताइए आठवें का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल इसको हम कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। बताया था हमने डिस्प्रैक्सिया, अगर जो बच्चा देखा होगा उसको समझ में भी आएगा डिस्प्रैक्सिया क्या कहते हैं। इसमें बच्चा अपने आंख और शरीर के तालमेल नहीं बैठा पाता। ठीक है, नौवें क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ अप्रोप्रिएट एकोमोडेशन स्ट्रेटजी फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद द स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी? बताइए। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, सो लॉन्ग ड्यूरेशन मूवीज, बच्चों को लंबी मूवीज दिखाना। ऑटिज्म, स्टिक टू सम शेड्यूल एज मच एज पॉसिबल। सी डिस्कैलकुलिया, गिव क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स कंपटीशन। डी कह रहा है स्पीच इंपेयरमेंट। बताइए स्पीच इंपेयरमेंट एक्सेप्ट ओनली ओरल फॉर्म ऑफ असेसमेंट। बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग में है? बताओ बताइए जल्दी से। नाइन्थ का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या? स्वालीनता, ऑटिज्म, जितना हो सके एक ही समय सारणी या दिनचर्या हो बच्चे का। ठीक है, आगे चलते हैं 10वें पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज एन आइडेंटिफायर ऑफ डिसलेक्सिया? डिसलेक्सिया, एक बच्चा बी को डी लिख रहा है, 21 को 12 लिख रहा है, या कम ध्यान अवधि, कम ध्यान दे रहा है, लो अटेंशन है, स्पैन एंड हाई फिजिकल एक्टिविटी। सी कह रहा है फ्रिक्वेंट मूड स्विंग्स बच्चे का हो रहा है, बार बार स्वभाव बदल रहा है। डी कह रहा है अब्यूजिव बिहेवियर, मतलब अपमानजनक व्यवहार कर रहा है। बताइए 10वें का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। राइटिंग बी एस डी, 21 को 12 लिख रहा है, तो ये क्या है? डिसलेक्सिया है। सारे क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे जो पढ़ाया मैंने। स्टूडेंट हैविंग ऑटिज्म कैन बी आइडेंटिफाइड बाय चैलेंजेस दे फेस इन। एक बच्चे को का स्वलीनता है, उसकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है? आपको बताना है। अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती, एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव कम्युनिकेशन में, फॉलोइंग अ फिक्स्ड रूटीन, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में, या मेमोराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना को याद कर ले बच्चा, या डी ग्रॉस मोटर स्किल। बताइए बिल्कुल 11 का राइट आंसर बताइए। 11 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव कम्युनिकेशन, मतलब अभिव्यंजन और ग्रहणशील संचार में चुनौती। 12 सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विथ लोकोमोटर डिसेबिलिटीज रिक्वायर्स, मतलब वे विद्यार्थी जो दिव्यांगता है उनको सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? बताइए। एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छी इमारतें हो, बिल्डिंग हो, सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स, बायस्ड एटीट्यूड्स ऑफ टीचर्स, या सिंपैथी एंड पिटी अमंग पीयर्स। बताओ 12 बताओ।
विद्यार्थी को अलगाव कर देंगे, शिक्षकों का पश्चातापूर्ण व्यवहार रहेगा, या साथियों के बीच सहानुभूति और दया। बताओ 12 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, 12 का क्या? ए हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं एसेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई लोकोमोटर डिसेबिलिटीज है बच्चे को, तो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके अकॉर्डिंग हो, उनको फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर ले जा सके। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी डायरेक्टली अफेक्ट्स द एबिलिटी टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। चलिए बताइए, 13 बताइए। मतलब इसमें से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? ये क्वेश्चन मैंने बता चुका हूं, मैं कॉन्सेप्ट इसका बता चुका हूं, अब आपको बताना है सीधे आंसर। बताइए मेरे लाल, 13 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इसको डिस्कैलकुलिया बोलते हैं। ठीक है, यहाँ मैं क्वेश्चन ज्यादा समझाऊंगा नहीं, बस आपको पढ़ना है और कर जाना है। हाँ, क्वेश्चन ज्यादा समझा दूंगा, क्वेश्चन बाकी डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्लेक्सिया सब बता दिया है। Which of the following learning disability directly affects the ability to write coherently? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। लिखने की क्षमता को कौन सीधे प्रभावित करता है बताओ? 14 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल, इसका राइट आंसर है डिस्ग्राफिया, जहां लिखने से संबंधित विकार आए डिस्ग्राफिया। ठीक है, आगे चलते हैं। 15 ADHD students having attention deficit hyperactivity disorder can be identified challenges they face in। मतलब जब स्टूडेंट के पास अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर रहता है, उसमें क्या वो बच्चे क्या किस चीज से फेस करते हैं, आपको ये बताना है। मतलब लिखित पाठ को समझ पाते हैं, किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखते हैं, स्थितियों का अवबोधन और समझ जाते हैं, मतलब परसीविंग अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन। डी कह रहा है पर्याप्त ऊर्जा स्तर बनाए रखना। बताओ 15 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या? कंटिन्यूइंग ऑन अ गिवन टास्क फॉर अ लॉन्ग, किसी टास्क को कोई टास्क दिया गया है तो वो लंबे समय तक उसको जारी रखते हैं। ठीक। 16 which of the following is correctly matched pair of appropriate accommodation strategy for inclusion of a student with the specified disability। बताओ गिफ्टेड, ऑटिज्म, डिस्ग्राफिया और किसके बारे में दिया गया है? स्पीच इम्पेयरमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, आसान और बहुत ही सरल सामग्री उनको दे दीजिए। स्वलीनता, जिनको ऑटिज्म है, कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहिए उनके लिए। पठन वैकल्प, जिनको पढ़ने से रिलेटेड बीमारी है, उनको क्या करेंगे? उत्तम चित्रों के आधार पर दत्तकार गृहकार होमवर्क दे देना। वाक्य हानि, जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, उनको धैर्य से दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त उनको समय देना। बताओ 16 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल, 16 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या? डी हो जाएगा। वाक्य कहानी मतलब धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। चलिए 17 पे चलते हैं। ये कह रहा है 17 क्वेश्चन ये कह रहा है पर्याप्त समर्थन प्राप्त करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना कर रहा है, इसकी वजह क्या हो सकती है? ये कह रहा है कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, बच्चा उसमें क्या कठिनाई महसूस कर रहा है, तो इसके लिए क्या है बच्चे को? बताओ ऑटिज्म है, डिस्कैलकुलिया है, डिस्ग्राफिया है या डिसलेक्सिया है? बताओ 17 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या? डिस्कैलकुलिया। ठीक। 18 To ensure successful inclusion of a student with locomotor disability, it is important to avoid। मतलब जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिस बच्चे को है, ऐसे विद्यार्थियों को सफल समावेश सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है? ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं को पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना, विद्यालय के सभी क्षेत्रों को रैंप और लिफ्टों में समतल करना, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूल करना, बैठने की व्यवस्था में उचित समायोजन करना। बताओ 18 का राइट आंसर बताओ। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एलोकेटिंग क्लासरूम्स, लाइब्रेरी एंड लैब्स ऑन द टॉप फ्लोर, ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना। ठीक है, आगे चलते हैं। 19 राजू भैया हैं, वो 61 को 16 लिखते हैं, 61 को 16 लिखते हैं। ऑफ्टन गेट्स कंफ्यूज बिटवीन द लेटर बी एंड डी, और बी और डी लेटर जो है उसके बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? बताओ। डिसलेक्सिया का है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, या लर्न हेल्पलेसनेस है, या डिस्ग्राफिया? बताओ। एक राजू भैया है, 61 को 16 लिखते हैं और बी और डी में कंफ्यूज हो जाते हैं। बताओ इसके लक्षण क्या है? बताओ जल्दी से 19 को। बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। पठन वैफल्य इसको कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 20 पे। डिसलेक्सिया इज जनरली कैटेगराइज्ड एज, डिसलेक्सिया
डिसलेक्सिया पठन वैफल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है, ये बताना है आपको। स्पेक्ट्रम ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर्स, अधिगम विकारों में बहुक्रम, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, स्पेक्ट्रम ऑफ साइको सोशल डिसऑर्डर्स, डी कह रहा है कॉमन मोटर डिसेबिलिटी इन चाइल्डहुड, बाल्यावस्था की सामान्य ज्ञानक अक्षमताएं, बताओ 20 का राइट आंसर बताओ। 20 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या ए हो जाएगा? स्पेक्ट्रम ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर, ठीक है, अधिगम विकारों का बहुक्रम। आगे चलते हैं 21 में। राजन है, राजन अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, वह दूसरे लोगों से बात नहीं करता, आंखें नहीं मिला पाता, सारा दिन एक अकेले खेलता रहता है। राजन का यह व्यवहार किस विकार की ओर संकेत करना, पढ़ाया हूं अभी, इसके बारे में पढ़ाया, बताओ 21 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, क्या स्वालीन क्रम विकार। जाके देखना कॉन्सेप्ट में बताया है इसको। 22 डिफिकल्ट इन मेकिंग ओमिशंस, रिवर्सल्स एंड सब्स्टिट्यूशंस व्हाइल रीडिंग टेक्स्ट बुक इज एन इंडिकेशन ऑफ, मतलब विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने में, उलट कर लिखने और बदल कर लिखने में कठिनाई आना किस विकार की ओर इशारा करता है, बताओ 22 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या? डिसलेक्सिया, क्या वचन वैकल्प। पढ़ाया हूं उसके बारे में भी, जाके देख लेना। 23 पे चलते हैं। A condition in which a child frequently omits, substitutes or reverses the letters and word while reading is called, मतलब एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है, ठीक है, उसको क्रम से नहीं लिखता और प्रतिस्थापित करता है, फिर उल्टा कर देता है, डैश कहलाती है, बताओ। डिसलेक्सिया, ऑटिज्म, लर्नड हेल्पलेसनेस या एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। पढ़ाया हूँ, सब पढ़ाया हूँ, इसलिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ताकि तुम तुरंत कर जाओ। 23 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया, ठीक, डिसलेक्सिया। आगे चलते हैं 24 पे। As an elementary school teacher, which of the following assessment strategy will you use in the classroom to assist children with learning disability? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम निःशक्तता, मतलब जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, की सहायता के लिए आप आकलन की कौन सी युक्ति, कौन से मेथड प्रयोग करेंगे उनके आकलन के लिए, बताओ। अधिक से अधिक लेखन कार्य दे देंगे और परीक्षण पत्र बनाएंगे। बी कह रहा है गृह कार्य का मूल्यांकन करने के लिए लिखावट को एक मानदंड मान लेंगे कि भैया लिखो और इसी को हम मानदंड मान लेंगे। सी कह रहा है होमवर्क के मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे। डी कह रहा है लेखन कार्य का समय घटा देंगे, बताओ 24 का राइट आंसर बताओ। 24 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या? 24 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अवॉइड स्पेलिंग एज अ क्राइटेरियन फॉर इवेल्युएटिंग असाइनमेंट, मतलब प्रदत्त कार्यों, मतलब गृह कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए लिखावट को एक मानदंड मान लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं 25 पे। Which classroom is effective for including children with attention deficit hyperactivity, मतलब इसमें से क्या, हिंदी में क्या, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक विद्यार्थी जिसे ADHD है, निम्न से को समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली है, ये बताना है। उच्च संरचना कक्षा जहां मुख्यतः शिक्षण मौखिक अनुदेश से होता है, जहां मौखिक रूप में पढ़ाया जाता है। कक्षा जहां लचीली समय सारणी हो, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल हो और बैठने की व्यवस्था हो और विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार खुद का काम कर सके। सी कह रहा है कक्षा जहां विद्यार्थी पूरे समय निर्धारित सीट पर बैठते हैं। डी कह रहा है कक्षा जहां अध्यापक उच्च चिंतन स्तरीय कार्य को जटिल अन्वेषण द्वारा देता है, बताओ। बताओ 25 का राइट आंसर। बिल्कुल 25 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 25 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या? बी, कक्षा जहां फ्लेक्सिबल टाइम टेबल हो, बैठने की व्यवस्था हो और विद्यार्थी अपने रुचि इंटरेस्ट के अनुसार स्वयं का काम कर सके, ठीक। 26 पे चलते हैं। डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड प्राइमरली विद डिफिकल्टीज, वह छात्र जिसे पठन वैफल्य है किसमें दिक्कत आती है, बताओ। रीडिंग राइटिंग में, मोटर मूवमेंट्स में, गतिशीलता में, ड्राइंग पिक्चर्स को ड्रॉ करने में या सुनने में, बताओ। 26 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ने व लिखने में। 27 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर, इनमें से कौन सी मैच करेक्टली है? सृजनात्मकता, मतलब क्रिएटिविटी, एक कन्वर्जेंट थिंकिंग है, अपसारी चिंतन है। बी लेखन वैकल्प, मतलब विषय पढ़ने में कठिनाई हो रही है। बौद्धिक स्तर, एक अस्थायी व्यक्तिगत अभिलक्षण, यूनिटरी ट्रेट है। और सी कह रहा है कि बौद्धिक स्तर एक अस्थायी व्यक्तिगत की अभिलक्षण, ठीक। और डी क्या कह रहा है? समावेश विशिष्ट विद्यालयों में असमर्थ अधिगमकर्ताओं की शिक्षा, बताओ। 27 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 27 का
बी हो जाएगा डिसलेक्सिया, डिफिकल्टी इन रीडिंग टेस्ट। चलो 28 चलते हैं। Which of the following strategies are effective for successful implementation inclusion of student with learning disabilities? बताना है आपको। ये क्वेश्चन हिंदी में पढ़ देते हैं आपको। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम निःशक्तता, मतलब जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनके समावेशन के लिए, समावेशन के सफल मतलब क्या हुआ, मतलब अन्य बच्चों के साथ उनको पढ़ा सकें, क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है, ये बताओ। विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविधि साधनों का प्रयोग, विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत शैक्षिक योजना को संपन्न करना, प्रक्रिया उन्मुख अधिगम के बजाय उत्पादन उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देना, चौथा कह रहा है सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान मानक के निर्धारित करना, और कक्षा में विविधता को की अनदेखी करना। बताओ बताओ जल्दी से। 28 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या सी हो जाएगा, मतलब पहला और दूसरा। विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविध साधनों का प्रयोग करना, और दूसरा क्या है, विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत शैक्षिक योजना का संपन्न करना। ठीक है, आगे चलते हैं। 29 आज का लास्ट क्वेश्चन ही हमारा। डिसकैल्कुलिया इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद, बताओ। आसान क्वेश्चन है, पढ़ाया है। लोकोमेटर डिसेबिलिटी है, इन्फ्लुएंसिंग इन अंडरस्टैंडिंग अदर मोटिव्स, म्यूजिकल एबिलिटी है, या डिफिकल्टी इन लर्निंग ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा कि गणितीय संकल्पनों के अधिगम में कठिनता होती है। ठीक, तो ये पेपर 1 था। अब पेपर 2 के सारे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लेवल 1 लेवल 2 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए सीटेट में आज तक, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे। मैं समझना, आपको समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जो पढ़ के क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इसकी पीडीएफ भी मैं दे दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल शिशिर की पाठशाला ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, अ चाइल्ड विथ लोकोमोशन डिसेबिलिटी जॉइन एज अ प्राइमरी स्कूल, which of the following would not be facilities strategies for inclusion of the child within school? मतलब एक बच्चा है, एक गीत विषयक अक्षम विद्यार्थी एक प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लेता है, निम्न में से कौन सी पद्धति इसी बच्चे के स्कूल में समावेश को सुसाध्य करने में सहायक नहीं होगी? विद्यालय के निचली मंजिल पर कक्षा को क्रियान्वयन करने के लिए प्रावधान करना, समकक्षियों में समानुभूति की भावना का विकास करना, सी आधारभूत संरचनाओं में उपयुक्त बदलाव करना, डी अक्षमता के प्रति सहानुभूति जताना। बताओ बताओ जल्दी से। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या, पहले का डी हो जाएगा। ठीक, शोविंग सिंपैथी फॉर द लैक ऑफ एबिलिटी। चलिए सेकंड पे चलते हैं। Which of the following disability cause challenges in paying attention and sustaining long duration involvement in task? निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता है भैया कि जो ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनती है? बताओ। डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, विजुअल इम्पेयरमेंट, या एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये भी बताया था, ध्यान केंद्रित की जो मामला है वो किस में आएगा, ये भी बताया था, तो बिल्कुल इसी में आ जाएगा। ठीक है, एडीएचडी में। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बच्चा है, एक विद्यार्थी है, कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता और बेचैन रहता है, वस्तुएं खो देता है। बताओ किसके संकेतक है? बताया था, ये भी बताया था, बताओ। एडीएचडी, विजुअल इंपेयरमेंट, डिसलेक्सिया, या डिस्ग्राफिया, बताओ। बिल्कुल भाई, अवधान न्यूनता अतिसक्रियता विकार, मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। चलिए चौथा पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी कॉज चैलेंजेस इन रीडिंग एंड कंप्रीहेंडिंग द रिटन मटेरियल्स? बताओ निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता लिखित सामग्री को पढ़ने और समझने में चुनौतियों का कारण बनती है? बताओ। गतिमान दिव्यांगता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, हियरिंग इंपेयरमेंट, डिसकैल्कुलिया, या डिसलेक्सिया, बताओ। चौथे का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या, डी हो जाएगा, पठन वैफल्य या डिसलेक्सिया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? बताना है कौन सा करेक्टली मैच है। डिस्ग्राफिया मतलब लेखन वैफल, बिना रेखाओं वाली कार्य पुस्तिका पर लेखन अनिवार्य करना। पठन वैफल जिसको पढ़ने में रिलेटेड इश्यूज है उसको क्या करेंगे, बड़े और छोटे अक्षरों के मिश्रित करके लेख पढ़ने को देना। सी जिसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है उनको भूतल पर कक्षाओं का प्रावधान कर देना, और जो देख नहीं पाते उनके लिए संचार के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग करना। बताओ बताओ पांचवें का राइट आंसर। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या, सी हो जाएगा। गतिमान दिव्यांगता मतलब भूतल पर कक्षा का जो लोकोमोटर डिसेबल
पर्सन हैं उनको आप क्लासेस जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं छठवें पे। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी डायरेक्ट अफेक्ट्स कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज। बताओ निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सीधे संचार कौशल और समाविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करती है। बताओ जल्दी से। गुडज मतलब डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फोरिया, डिस्फोरिया या डिस्फेजिया। बताओ छठे का। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या डी हो जाएगा? डिस्फ्रेसिया। ठीक है, डिस्फेसिया। सातवां चलते हैं। टू अंश्योर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विथ डिस्ग्राफिया इट इज इंपॉर्टेंट टू, मतलब जो लेखन वैकल्प वाले बच्चे हैं, मतलब लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे विद्यार्थियों के सफल समावेश सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर या लैपटॉप का उपयोग की अनुमति दें, मूल्यांकन के लिए लिखित परीक्षाओं को व्यापक रूप से उपयोग करें, सी सादे अनियमित कागज पत्रों पर लिखना अनिवार्य करें, डी दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए अटल समय सीमा निर्धारित करें। बताइए जल्दी से। सातवें का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? सातवें का ए हो जाएगा। ए क्या है? अलो यूज ऑफ ऑडियो रिकॉर्डर और अ लैपटॉप इन क्लास। ठीक है, चलिए आठवें पे चलते हैं। यह वह अवस्था जिसमें संख्या क्रम को याद करने, किन्हीं दो संख्याओं की तुलना करने और संख्या संप्रप्त मतलब जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं उनके सांकेतिक रूप से संबंध स्थापित करने में कठिनाई हो तो क्या कहलाती है। बताइए आठवें का राइट आंसर बताइए। डिस्फोरिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्लेक्सिया या डिस्प्रैक्सिया। बताओ। बिल्कुल इसको हम कहते हैं डिस्कैल्कुलिया। ठीक है, क्या? गुडज वैकल्प। नौवें पे चलते हैं। Which of the following significantly impacts social communication skills and ability to make friends? कौन सी ऐसी व्यक्ति के सामाजिक संचार कौशल और मित्र बनाने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। बताओ। स्वालीनता, डिस्ग्राफिया, सेरेब्रल पाल्सी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। बताओ नौवें का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर डी हो जाए, बी हो जाएगा, डिस्ग्राफिया, लेखन वैकल्प। दसवां है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैम्पर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विथ डिस्ग्राफिया, मतलब इनमें से कौन सा लेखन वैकल्प वाले विद्यार्थियों को शामिल करने से बाधा उत्पन्न करेगा। बताओ। मूल्यांकन के लिए लिखित कार्य अनिवार्य कर दीजिए, नोट्स बनाने और विचार साझा करने के लिए अतिरिक्त समय दे दीजिए, सी कक्षा के नोट्स की टाइप की हुई प्रतियां उपलब्ध करवा दीजिए, कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर या लैपटॉप उपलब्ध कराना। बताओ 10वें का राइट आंसर बताओ। 10वें का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या? ए हो जाएगा, मूल्यांकन के लिए लिखित कार्य अनिवार्य करना। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, बाकी अगले वीडियो में करेंगे हम लोग, और आशा करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। ऐसे ही आपको डेली एक वीडियो मिलेगा जिसमें पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके पीवाईक्यू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।